नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। किसान तहरीक के 35वें दिन हुकूमत और किसानों के बीच 36 का आंकड़ा टूटता दिखा। ज़रई कानूनों पर किसान तंजीमों और मरकज़ के बीच चारशंबे को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक हुई। 5 घंटे तक चली मीटिंग में सरकार थोड़ी झुकी तो किसान भी थोड़े नरम पड़े। हुकूमत ने किसानों की 4 में से 2 मांगें मान ली हैं। बाकी 2 मांगों पर बातचीत के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। इजलास के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज का इजलास अच्छे माहौल में हुआ। किसान कायदीन ने 4 मुद्दों पर बहस के लिए सामने रखे थे। उनमें से 2 मुद्दों पर आपसी रजामंदी हुकूमत और यूनियंस के बीच बन गई है। उधर किसान कायद राकेश टिकैत ने कहा कि 2 मसलों पर सहमति बनी है। अब बाकी 2 मुद्दे अगले इजलास में देखे जाएंगे। जब तक पूरा मामला हल नहीं हो जाता हमारा एहतजाज चलता रहेगा। तोमर ने कहा कि किसानों की मांग में पहले एनवायरनमेंट से मुतालिक ऑर्डिनेंस में किसान और पराली से मुतालिक थी। उनका कहना था कि किसानों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हुकूमत और किसानों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था जो अभी आया नहीं है। उन्हें लगता है कि किसानों को इससे नुकसान होगा। किसानों को इरिगेशन के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसे जारी रहना चाहिए। इस मांग पर भी दोनों के बीच रजामंदी बन गई है। तोमर ने कहा कि किसान यूनियन ने 3 कानूनों को वापस लेने की बात कही। हमने अपने तर्कों से उन्हें यह बताने की कोशिश की है कि किसान की मुश्किलात कहाँ हैं। जहां मुश्किलात हैं, जहां परेशानी है, वहां हुकूमत खुले दिल से गौर करने के लिए तैयार है। MSP के मामले पर भी सरकार पहले ही कहती रही है कि यह पहले से ही है और जारी रहेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। कानून और MSP पर बातचीत जारी है। हम 4 तारीख को 2 बजे फिर इकट्ठा होंगे और इन मामलों पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अब 4 जनवरी को मरकज और किसानों के बीच बातचीत होगी। हालांकि चारशंबे को लंच के दौरान तब बात बनने के आसार दिखे थे जब किसानों के साथ मरकजी वुज़रा ने खाना खाया था। किसान दाल रोटी तो अपनी ही लाए थे, लेकिन इस बार लंच में उनके साथ वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और एक और मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे। अब बात करते हैं तेलंगाना के किसानों की। किसानों के मामले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की अख्तियार करदा मौक़िफ़ ने सबको दंग कर दिया है। जो तंजीमें और ग्रुप वजीर आला की सराहना कर रहे थे वो आज इस अचानक तब्दीली से हैरान है। एक जानिब वजीर आला KCR किसानों की फलाह बहबूद के लिए रैतू बंधु के तहत रकम जारी करने का दावा करते हैं, तो दूसरी जानिब वही कहते हैं कि रियासती हुकूमत किसानों की फसल खरीदने में कोई किरदार अदा करना नहीं चाहती। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो मरकज़ के क़वानीन से मुत्तफ़िक भी हैं। दही इलाकों में किसानों की फसल खरीदने के लिए शुरू किए गए मराकिज़ से अच्छे नताइज मिल रहे थे। किसानों को रास्त तौर पर अपनी फसल फरोख्त करने के लिए बेहतरीन सहूलत मिल गई थी। इससे किसानों को वाजिब दाम भी मिल रहे थे और वक्त पर रुपया भी। दरमियानी लोगों की दखल अंदाजियाँ भी बड़ी हद तक कम हो गई थी। लेकिन अचानक उन मराकिज़ के बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान से वज़ीर आला KCR ने किसानों को एक कन्फ्यूजन में डाल दिया है। किसान तंजीमों ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत अपने इस फैसले पर अमल करती है तो किसानों में मायूसी पैदा होगी और खुदकशी के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में किसान ज़्यादातर छोटे तालाबों बोरवेल के जरिए ही काश्तकारी करते हैं। उनमें एक बड़ी तादाद हौलदार किसानों यानी टेनेंट फार्मर्स की होती है। हालिया कुछ अरसे से आबपाशी प्रोजेक्टों के नतीजे में कुछ मुस्बित तब्दीली भी आई है, लेकिन फसल उगाने से उसके फरोख्त होने के दरमियान किसानों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना होता है। इसके अलावा दरमियानी लोगों की हरासानी का भी सामना करना होता है। बेहतरीन फसल के लिए किसानों को खर्च, आबपाशी और दीगर सहूलतें लाजमी होती हैं।
मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर जब किसान अपनी फसल उगा लेते हैं और फसल बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दरमियानी लोग उनके मुनाफे से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। इससे बचाने के लिए मार्केट कमेटियां और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए किसानों को कुछ राहत दी जाती रही है। इसके अलावा फरोख्त के वक्त हरासानी से बचाने के लिए फसल की खरीदारी के मराकज़ कायम किए गए थे, लेकिन अब हुकूमत उन मराकज़ को बंद करने का ऐलान कर रही है। हो सकता है दरमियानी लोग हुकूमत पर दबाव बना रहे हों कि हुकूमत ने किसानों के मफादात को यकसर नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत भी यही कहती आई है कि किसानों को दरमियानी लोगों से छुटकारा दिलाना है और इसी बुनियाद पर नए ज़रई क़वानीन बना दिए गए, लेकिन इसमें दरमियानी आदमी की जगह अब बड़े कॉरपोरेट इदारों को खड़ा कर दिया गया जो किसी भी हाल में किसानों की फलाह के लिए नहीं सोच सकते। और अगर ये इदारे किसानों को रकम अदा नहीं करते हैं या उन पर दबाव डालते हैं तो किसान किसी से फरियाद भी नहीं कर सकते। इससे किसानों की खुदकशियों में इजाफा होगा क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर मायूसी फैलेगी और अपनी ज़मीन पर ही किसान मजदूर बन जाएगा। वज़ीर आला केसीआर के ऐलान पर भी किसान तंजीमों का यही कहना है। इस तरह केसीआर भी किसानों के मामले में अब मरकज़ की बीजेपी सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि तेलंगाना में बीजेपी की रियासती यूनिट वज़ीर आला केसीआर पर जुमले कस रही है। तेलंगाना बीजेपी कायदीन का कहना है कि टीआरएस पार्टी किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और हकीकत यह है कि बीजेपी और टीआरएस दोनों ही किसानों के हक में काम करते हुए नहीं मालूम होते। किसान और अवाम दोनों ही इस हकीकत से वाकिफ होते जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत के 3 नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के दौरान टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ सारिफिन मुतासिर हुए हैं और कोरोना बहरान में घर से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स और वर्क टू होम प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आज किसानों के मुजाहरे का 35वां दिन है, जबकि आज हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 7वां दौर हो चुका है। इन सब के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ ही ये एहतजाज मजीद मुश्तइल होता जा रहा है। पहले रेल और सड़कों को रोका जा रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तोड़फोड़ के वाक़यात में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के मुताबिक पंजाब में 3.9 करोड़ 3.9 करोड़ मोबाइल सारिफिन हैं। उनमें से रिलायंस जियो के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ सारिफिन हैं। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की लाख कोशिशों के बावजूद सड़कों पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों की तादाद में कुछ खास कमी नहीं आ रही है। सड़कें बेहतर हुई हैं, ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आई है, लेकिन नशे में गाड़ी चलाने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। हर माह और हर हफ्ता ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइव चलाया जाता है ताकि नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन नतायज कुछ खातिर ख्वाह नहीं है। ऐसे लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम के दौरान शहर में और हाईवेज पर कई सेलिब्रिटीज भी पकड़ में आए हैं। उनके खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई की, लाइसेंस जब्त कर लिए। फिल्म अदाकारों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उन पर जुर्माने भी आयद किए गए। टीवी और अखबार के जरिए इश्तिहार भी चलाए गए। उन इश्तिहारात से कुछ दिनों तक अवाम में शऊर बेदारी के आसार नजर आते हैं, लेकिन हाईवेज पर ड्रंकन ड्राइवर्स की तादाद में फिर भी कमी नहीं आती। हाल ही में जारी करदा ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रंकन ड्राइव के वाकयात में कमी नहीं आई है। पुलिस एहलकारों ने ऐसे लापरवाह ड्राइवर्स को दहशतगर्द तक भी कह दिया। ऐसे अफराद जो किसी की जान की परवाह नहीं करते और सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, वो दहशतगर्दों की तरह दीगर अफराद की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। साल 2020 के दौरान रियासत भर में 625 जानलेवा हादसा पेश आए। उनमें 144 वाकयात में ड्रंकन ड्राइवर शामिल थे और इसके नतीजे में 153 अफराद ने जान गंवाई। याद रहे कि साल भर में 8000 से भी ज्यादा ऐसे अफराद पर केसेस बुक हुए जिन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी और 1000 अफराद को जेल भी भेजा गया। उनमें से 2000 से ज्यादा अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त इकदाम की तैयारी कर रहे हैं। वहीं साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि ऐसे ड्राइवर्स के खिलाफ मजीद सख्त क़वानीन के तहत कार्रवाई के इकदाम किए जाएंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। मरकजी हुकूमत ने इनकम टैक्स फाइल करने का वक्त बढ़ा दिया है। अब 10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अभी तक ये वक्त 31 दिसंबर तक था। ये इनकम टैक्स रिटर्न साल 2019-20 के लिए होगा। ये
जानकारी वजारत फाइनेंस ने दी है। 28 दिसंबर तक जुमला 4 करोड़ 37 लाख ITR भरे गए थे। जानकारी के मुताबिक ये इंडिविजुअल इनकम टैक्स भरने वाले जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वो 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तरह के टैक्स देने वाले लोग ITR 1 या ITR 4 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ाई गई थी, उसके बाद उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था। वजारत फाइनेंस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जो लोग टैक्स देते हैं और उनका खाता ऑडिट होता है और वो लोग जिनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देनी होती है उनके लिए ITR का वक्त 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसी के साथ हुकूमत ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 तक कर दिया है। इस जो तारीखों में एक्सटेंशन हुआ है उससे इनकम टैक्स पेयर्स फायदा उठा सकते हैं। नोबल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन ने बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासतों में लव जिहाद के नाम पर बनने वाले कानून पर तबसरा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। सेन ने कहा कि इस तरह का कानून नाफिज करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए सेन ने कहा कि जहां मोहब्बत है वहां जिहाद नहीं होता। मोहब्बत एक बहुत जाती हक है और उसमें दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। लव जिहाद के नाम पर कानून साजी तशवीशनाक है। ये इंसानी आज़ादी में मुदाखलत करता है। जिंदगी के हक को बुनियादी हक तस्लीम किया गया है, लेकिन इस कानून के नतीजे में इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। सेन ने कहा कि कोई भी शख्स अपना मजहब तब्दील कर सकता है, उसकी आइन ने जमानत दी है, लिहाजा लव जिहाद कानून गैर आइनी है। अमर्त्य सेन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। इस कानून को गैर आइनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मसला है। हिंदुस्तान में तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अकबर के ज़माने में यह कायदा था कि कोई भी फर्द किसी भी मज़हब को अपना सकता था और किसी भी मज़हब में शादी कर सकता था। हमारे मुल्क में ये कल्चर है। हमारा आइन इनफरादी आज़ादी की हिफाजत करता है, उसके बारे में बहुत वाज़ेह है। नतीजे के तौर पर इस तरह का कानून आइन की तौहीन है। उन्होंने कहा कि लव का कोई जिहाद नहीं है। अगर आप किसी दूसरे मज़हब के फ़र्ज से मोहब्बत की शादी कर लेते हैं तो इसमें कोई जिहाद नहीं हो सकता। इस तरह का मजहब छोड़ने और दूसरा मजहब इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है। भारत की तौहीन की जा रही है, यह हिंदुस्तान की सकाफत नहीं है। मुझे यकीन है कि अदालत इक़दाम उठाएगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसा कानून हिंदुस्तान की सकाफत पर बड़ा हमला है और सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ फौरी इक़दाम करने चाहिए। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुलाजिमीन के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हुकूमत ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF पर 8.5% का एक मुश्त ब्याज देने की तजवीज़ मान ली है। मुमकिन है कि ब्याज की रकम कल यानी 31 दिसंबर 2020 तक मुलाजिमीन के खाते में पहुंच जाए। हुकूमत के एक ओहदेदार ने बताया कि वजारत फाइनेंस से EPFO को एक मुश्त 8.5% ब्याज देने की इजाज़त मिल गई है। ब्याज दर से जुड़े तजावीज़ पर इसी हफ्ते मरकजी वजारत में लेबर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री का इजलास हुआ था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जोखम भरे इन्वेस्टमेंट पर कुछ चिंता जताई थी और ब्यौरा मांगा था। इस साल मार्च में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने EPF पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज देने का फैसला किया था। सितंबर में उसने कोविड-19 के चलते जो हालात बने थे उनको देखते हुए 8.5% का ब्याज 2 हिस्सों में देने की तजवीज़ दी थी। EPFO ने तजवीज़ में कहा था कि 8.5% वाली किस्त फौरी 6 करोड़ मुलाजिमीन के खाते में डाल दी जाए और बाकी 0.35% की रकम 31 दिसंबर से पहले जमा कराई जाए। मरकजी काबीना के आज हुए इजलास में बड़े फैसले लिए गए। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 7,725 करोड़ रुपए की खर्च से लगभग 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए मंसूबे को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने कृष्णापट्टनम और तुम्माकुरु में इंडस्ट्रियल गैलरी और ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सेंटर को मंजूरी दी है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल सेक्टर को तरक्की दी जाएगी और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे। ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में,
वहां 2139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है, ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये दो महत्वपूर्ण आधार है। तो कृष्णपट्टनम में 1701 करोड़ की लागत से होगा। और कृष्णपट्टनम में जहां 98,000 रोजगार क्षमता है, वहां तुमकुर में 88,500 रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है। दादरी के पास बोरा की रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ ये मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट हब और एक लॉजिस्टिक हब तैयार होगा और इसके लिए 3,883 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें कल्पना यह है कि लैंड पार्सल विकसित रूप से पूरे उद्योगों के लिए जैसे लैंड चाहिए वैसी जमीन यहां मिलेगी, वहां नए उद्योग आएंगे, नए औद्योगिक शहर एक तरह से तैयार होगा जो सस्टेनेबल भी होगा और एक ग्लोबल वैल्यू चेन का ये हिस्सा होगा। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना होगी और कल्पना यह है कि इसी आर्थिक वर्ष में उनको पैसे भेजे जाएंगे। ये जो एसपीवी। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा हो गया। 5 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 18 लाख के पार हो गई है। इसी दौरान अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस ने मंगल के रोज़ लाइव वैक्सीनेशन कराया। इसके पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन भी वैक्सीनेशन करा चुके हैं। वहीं फाइजर की वैक्सीन लगवाने के 8 दिन बाद अमेरिका के एक हेल्थ वर्कर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैलिफोर्निया में रहने वाले शख्स का नाम मैथ्यू डब्ल्यू है। वो 2 अस्पतालों में काम करता है। मैथ्यू ने 18 दिसंबर को वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मीडिया के मुताबिक क्रिसमस वाले दिन बुखार महसूस होने पर मैथ्यू ने 26 दिसंबर को टेस्ट कराया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैथ्यू के मुताबिक अब वो बेहतर महसूस कर रहा है। हालांकि इस बुखार के सामने आने के बाद वैक्सीन से उम्मीद लगा रहे लोग हैरान हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रेमर का कहना है कि यह बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है। वैक्सीन लगाने से पहले भी मैथ्यू में वायरस हो सकता था। फाइजर वैक्सीन के रेगुलेटर्स ने पाया कि कोरोना वायरस के खिलाफ बेस्ट इम्यूनिटी वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के 7 दिन बाद आती है। ये पहले डोज के 3 हफ्ते बाद दी जाती है। इसका मतलब ये कि कोई शख्स जिसे वैक्सीन लग चुकी है वो इस टाइम पीरियड में वायरस की चपेट में आ सकता है। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर। अमेरिका में कोरोना वबा की शुरुआत से अब तक 20 लाख से ज्यादा बच्चे मुतासिर हो चुके हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,79,000 बच्चे तो सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में 12 नवंबर तक 10 लाख बच्चे कोरोना की जद में थे, जिसके बाद 10 से 24 दिसंबर के दौरान ये तादाद 22% बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना के अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं, उनमें से 12.4% मामले बच्चों के पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर 1 लाख बच्चों में से 2,858 बच्चे कोरोना से मुतासिर पाए जा रहे हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में मुतासिरीन की तादाद 1 करोड़ 92 लाख से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि 3,34,830 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के नव मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए इजाफी फंड्स मुहैया कराने की दरखास्त की है। बाइडेन ने सहाफियों से कहा कि टीकाकारी, टेस्टिंग, बीमारी से हिफाजत के साजो सामान, इन सभी के लिए जितने फंड्स मंजूर किया गया है उससे कहीं ज्यादा फंड्स की जरूरत है। उन्होंने आइंदा बरस के आगाज में एक कोविड-19 एक्शन पैकेज की तजवीज़ का वादा किया और कांग्रेस से इस पर जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों को लाखों डॉलर की जरूरत होगी। उसे देखते हुए मुख्तलिफ मकामात की सेहत सलामती को बनाए रखने के लिए इजाफी फंड्स की जरूरत है।
Biden-Harris administration will spare no effort to make sure people get vaccinated. I've laid out 3 challenges in our first 100 days. One of them is ensuring that 100 million shots have been administered by the end of the first 100 days. If Congress provides the funding, we'd be able to meet this incredible goal. It would take ramping up 5 to 6 times the current pace to 1 million shots a day. But even with that improvement, even if we boost the speed of vaccinations to 1 million shots a day, it will still take months to have the majority of the United States population vaccinated. I've directed my team to prepare a much more aggressive effort with more federal involvement and leadership to get things back on track. We'll find ways to boost the pace of vaccinations. But as Dr. Fauci and others have stated these past few days, this will take more time than anyone would like and more time than the promises. आलमी वबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हिंदुस्तान में भी इसके नए स्ट्रेन से तशवीश की लहर फैल गई है। हालांकि नए केसेस की शरह घटकर 96% हो गई है, जिससे एक्टिव केसेस में कमी आती जा रही है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक बरतानिया में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का असर मुल्क में भी दिखाई दे रहा है और अब तक 20 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,549 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,02,44,000 हो चुकी है। इसी दौरान 26,572 मरीजों की शिफायाबी से सेहतमंद मरीजों की तादाद 98,34,000 से ज्यादा हो गई और यह शरह 95.99 यानी 95.99% हो गई है। एक्टिव केसेस 6,309 से घटकर 2,62,000 रह गए हैं और उसकी शरह 2.56% हो गई है। इसी अरसे के दौरान 286 कोरोना मरीजों की मौत से हलाकशुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 1,48,439 हो गई है और यह शरह 1.45% है। मरकजी सेक्रेटरी सेहत राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक खत लिखा ताकि नए साल के मौके पर मुनक़िदा तक़रीबात के जरिए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव के इम्कान के बारे में मुतनब्बा किया जाए। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीबात के दौरान इन्फेक्शन फैलने का इम्कान बढ़ जाता है, जिसके पेश नज़र सेक्रेटरी सेहत ने एक खत लिखा जिसमें तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ज़्यादा मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने सर्दियों के मौसम में इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात पर भी खबरदार किया। भूषण ने तमाम रियासतों से कहा कि वो मकामी सूरत हाल के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2021 को मुनासिब पाबंदियां लगाने पर गौर कर सकते हैं। ताहम कोई रियासतों के अंदर और उसके दरमियानी अफराद और सामान की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगा सकती। वजारत सेहत ने बरतानिया में पाए जाने वाले कोरोना की नई शक्ल के पेश नज़र बरतानिया से हिंदुस्तान आने वाली परवाज़ों पर 31 दिसंबर तक लगाई गई पाबंदियों को 7 जनवरी तक बढ़ाने की भी सिफारिश की है। वजारत सेहत की सिफारिश पर शहरी हवाबाजी की वजारत ने 7 जनवरी तक बरतानिया से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत सेहत ने यह भी कहा कि 7 जनवरी 2021 के बाद बरतानिया से आने वाली परवाज़ों की तादाद पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जाना चाहिए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 474 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,85,939 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,538 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 10 केसेस दर्ज हुए हैं। यमन के अदन एयरपोर्ट पर चाशुम्बे को एक बड़ा धमाका हुआ। ब्लास्ट से पहले मुल्क की नई कैबिनेट के वुज़रा को लेकर एक जहाज लैंड हुआ था। जहाज के उतरते ही उसके पास यह धमाका हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। ब्लास्ट में 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। लोकल मीडिया के मुताबिक हुकूमत के किसी वजीर के घायल होने की इतला नहीं है। धमाके में मारे गए लोगों की तादाद बढ़ सकती है। एयरपोर्ट पर मौजूद ओहदेदारों का कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कई लाशें देखी। ओहदेदारों ने अपनी पहचान नहीं बताई क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं थी। इस
ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में एयरपोर्ट की इमारत के पास मलबा और टूटे कांच दिखाई दे रहे हैं। यमन काफी वक्त से सिविल वॉर से जूझ रहा है। एक समझौते के तहत वहां के वजीर आजम मीन अब्दुल मलिक सईद के साथ हुकूमत के कई वुज़रा अदन लौटे थे। ये समझौता पिछले हफ्ते ही जो अपोजिशन मेंबर्स हैं उनके साथ किया गया था। मलिक की हुकूमत का इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें रिकग्निशन मिला हुआ है। इस धमाके की वजह से यमन के हालात मजीद खराब हो सकते हैं। ويقول بصوت واضح هنا انفجار في المطار كما نشاهد الآن. نعم هذا هو الانفجار كما نشاهد، ولكن المطار في الصالة. لا نعلم ما هو أنا بخير ونتابع الصورة. تابع الكل متفائل ويقول بصوت واضح هنا انفجار في المطار كما نشاهد الآن. نعم هذا هو الانفجار. हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन असरअंदाज होता हुआ नजर आ रहा है। बर्तानिया से वतन वापस लौटने वाले मुसाफिर अब तक 20 मुसाफिर इस वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। इन मरीजों में मीरठ की एक 2 साल की बच्ची भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के 6 मामलों की तस्दीक की गई थी। खबरजी हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे के पेश नज़र बर्तानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूपी के मीरठ शहर में मंगल के रोज 2 साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। बच्ची का कुंबा बर्तानिया से वापस लौटा था, जिसके बाद बच्ची समेत और उसके वालिदैन कोरोना से मुतासिर पाए गए। ताहम नया स्ट्रेन सिर्फ 2 साल की बच्ची में पाया गया है। फिलहाल इस इलाके को सील कर दिया गया है, जहां बच्ची अपने घर वालों के साथ रहती है। इस वाक़े के सामने आने के बाद पूरे जिले में खौफ का माहौल है। मीरठ के थाना टीपी नगर के संत विहार कॉलोनी में लंदन से वापस आए खानदान की 2 साल की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद रियासती हुकूमत काफ़ी अलर्ट हो गई है। मीरठ के महकमे सेहत ने लंदन से लौटे 4 मुसाफिरों की कोरोना जांच के लिए नमूने दिल्ली भेजे हैं। बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 100 लोगों की जांच कराई गई थी और उनमें से 70 की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक मीरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर अखिलेश मोहन ने कहा कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा महकमा अलर्ट है और गुज़िश्ता दिनों के दौरान लंदन से 90 मुसाफिर आए थे। वाज़ेह है कि बर्तानिया के अलावा हिंदुस्तान, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में नए स्ट्रेन के मरीज पाए गए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन ने इसलिए खौफ पैदा कर दिया है क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह बहुत तेजी से फैलता है और लोग इससे जल्दी मुतासिर होते हैं। जहां कोरोना की आलमी वबा का 2020 साल साबित हुआ, वहीं इसका आखिरी सूरज तारीख के गर्म तरीन अशरे का इख्तिताम होगा। यूं ये साल असर हाजिर के 2 बड़े चैलेंजेस यानी आलमी वबा और आबो हवा की तब्दीली के हवाले से एक अहम संग मील बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियात के इदारे के KWMO के मुताबिक ये बरस खदरे ठंडक लाने वाले मौसमियाती तब्दीली के बावजूद अब तक रिकॉर्ड किए गए 3 गर्म तरीन सालों में शुमार होगा। यही नहीं बल्कि आलमी मौसमियाती इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 6 साल तारीख के गर्म तरीन यानी हॉटेस्ट सालों में से थे। इदारा अगले साल के आगाज़ में दुनिया के 5 मुख्तलिफ दर्जे हरारत के डेटा पर मबनी 2020 के हतमी दर्जे हरारत की रिपोर्ट पेश करेगा। इन नई मालूमात को अगले साल शाया होने वाली आबो हवा और माहौलियाती तब्दीली की सूरत हाल की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अब तक के जमा किए गए डेटा के मुताबिक इस साल के पहले 10 महीने ये बताते हैं कि 2016 के बाद ये दूसरा गर्म तरीन साल रहा। इदारा अपनी रिपोर्ट में दुनिया के अहम तरीन और मुस्तनिद मौसमियाती इदारों से हासिल किए गए आदाद व शुमार को शामिल करता है। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नवंबर का महीना तारीख का पहला या दूसरा गर्म तरीन नवंबर रहा, लेकिन WMO के मुताबिक ज़्यादा परेशान कुन रुझान तवीलुल मियाद है क्योंकि 1980 के अशरे से अब तक हर आने वाली दहाई पहले से ज़्यादा गर्म रही है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।